दोस्तों, हम लोग मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 31 जो संपत्ति की स्वतंत्रता के बारे में उपबंध कर रहा था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से निश्चित कर दिया गया है। वहाँ तक हमने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारियाँ देख ली थी। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम जो बाकी मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे जो हमारा अगला मौलिक अधिकार आता है नंबर 6 पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। ठीक है दोस्तों, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बातें कही गई है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में हम जानकारी देखते हैं दोस्तों। केवल एक अनुच्छेद में इसके माध्यम से बातें बताई गई हैं। हमारे संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो 9 दिसंबर 1948 को संविधान सभा की बैठक में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा, क्या कहा, संविधान की आत्मा या कह सकते हैं हृदय कहा था। ठीक है, आत्मा या हृदय कहा। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 9 दिसंबर 1948 को संविधान सभा की बैठक में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। उनके दृष्टिकोण से जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण से यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना इन्होंने। सबसे महत्वपूर्ण इसको क्या माना, अनुच्छेद माना इन्होंने। ठीक है, और क्या कहा कि उपचार के बिना अधिकारों का, उपचार के बिना अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं। अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात कही डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कि उपचार के बिना अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की संज्ञा दी और 9 दिसंबर 1948 को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय के नाम से भी संबोधित किया संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या अनुच्छेद 32 को। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है इसकी रक्षा हेतु, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट यानी जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में होते हैं। भारत में वर्तमान में 25 हैं। तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत क्या जारी करते हैं दोस्तों, रिट जारी करते हैं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित। यानी अगर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है मौलिक अधिकारों को तो अनुच्छेद 32 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं और मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु प्रावधान करते हैं। ठीक है, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, उल्लंघन होने पर यहाँ आपको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो धाराएं हैं वो धाराएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 हैं। किस प्रकार से, तो उल्लंघन होने पर रिट जारी करता है न्यायालय। क्या करता है, उल्लंघन
होने पर रिट जारी करेगा। रिट कितने प्रकार की रिट होती है? 5 प्रकार। ठीक है, यहाँ संसद की शक्ति और यहाँ जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में कहा गया है कि इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। इस संविधान में दिए गए प्रावधानों के अलावा इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो उल्लंघन होने पर न्यायालय क्या करता है दोस्तों? रिट जारी करता है। रिट जारी करेगा। रिट कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, आपको पता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है परमादेश। तीसरी है प्रतिषेध। उसके बाद में नंबर 4 पर आता है आपका उत्प्रेषण और नंबर 5 पर अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को वारंटो इसे कहा जाता है, अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा, या कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। संसद की शक्ति, इसमें यह है कि जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय की शक्ति को प्रभावित किए बिना, उच्चतम न्यायालय की शक्ति को प्रभावित किए बिना अन्य न्यायालय, अन्य को भी याचिका जारी करने की शक्ति संसद दे सकती है। याचिका जारी करने की शक्ति कौन दे सकता है? संसद दे सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। संसद की शक्ति है कि उच्चतम न्यायालय को प्रभावित किए बिना अन्य को भी क्या कर सकता है? संसद याचिकाएं जारी करने की शक्तियां प्रदान कर सकती है। और उसके पश्चात अगला यहाँ दिखाया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार, यानी इसको संविधान में दिए गए प्रावधानों के अलावा निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित नहीं किया जा सकता। इस संविधान में दिए गए प्रावधानों के अलावा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बात कहता है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, उसके अंतर्गत जो बातें हैं, यानी ये सारी जो बातें हैं वो संबंधित हैं किससे? अनुच्छेद 32 से। ठीक है, इसमें 4 प्रकार की जो धाराओं के माध्यम से, खंडों के माध्यम से बातें बताई गई हैं कि उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? रिट जारी करेगा। रिट कितने प्रकार की होंगी? 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और इसके अलावा उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय, संसद की शक्ति यह है कि वह उच्चतम न्यायालय की शक्ति को प्रभावित किए बिना अन्य न्यायालय को भी याचिका जारी करने की शक्तियां प्रदान कर सकती है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में कहा गया है कि इसको संविधान में दिए गए प्रावधानों के अलावा निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये बातें थी दोस्तों। अब हम जो रिट हैं उनके बारे में एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले जो रिट है वो क्या है? रिट का मतलब आप कह सकते हैं ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन भाषा का शब्द। ठीक है, इसका आप अर्थ बता सकते हैं, या तो कह सकते हैं लेख या याचिका।
इन शब्दों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेख या याचिका के रूप में इनको प्रदर्शित किया जाता है। रिट, तो सबसे पहले हम उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की रिट देख लेते हैं। फर्क नहीं है इनमें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल थोड़ा बहुत है जो हम बता देंगे। सुप्रीम कोर्ट तो ये 5 प्रकार की, सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और इसमें पहली कौन सी आएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। ठीक है, जैसे हेबियस कॉर्पस, ये लीजिए। पहली जो रिट है उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जाना जाता है और इसको हेबियस कॉर्पस कह सकते हैं, अंग्रेजी में हेबियस कॉर्पस के नाम से जानी जाती है। इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ, तो अर्थ होता है शरीर सहित उपस्थित करना, शरीर सहित उपस्थित करना, यानी किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है उसको शरीर सहित क्या किया जाता है दोस्तों, उपस्थित किया जाता है। ठीक है, अब ये कब जारी की जाती है, तो कोई अगर किसी व्यक्ति का अपहरण हो जाए, ठीक है, गिरफ्तारी या अवैध नजरबंद किए जाने पर, ठीक है, जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी की जाती है, तो अगर किसी व्यक्ति का अपहरण, गिरफ्तारी या अवैध नजरबंद किया जाता है तब बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस जो रिट है वो जारी की जाती है। इसके माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका है, रिट है, इसके माध्यम से न्यायालय संबंधित प्राधिकारी, संबंधित जो प्राधिकारी है, संबंधित प्राधिकारी या पदाधिकारी को आदेश देता है, आदेश देता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करे, ठीक है, ताकि वह उसके गिरफ्तारी के कारणों की जांच कर सके, गिरफ्तारी के कारणों की जांच कर सके। अगर, ये भी ध्यान रखेंगे, सारी बातें ही समझ लेते हैं हम। अगर गिरफ्तारी विधि सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट उसे रिहा
करने का आदेश देगा। ये लीजिए, इसका सीधा मतलब यही है कि अगर किसी के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है, किसी भी कब जारी की जाती है, या तो किसी व्यक्ति का अपहरण हो जाता है, गिरफ्तारी या अवैध नजरबंद किया जाता है, तो संबंधित पदाधिकारी को ही ये सूचना दी जाएगी न्यायालय के द्वारा कि वह आदेश देगा कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार अगर कर रखा है तो उसको संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने क्या करे, प्रस्तुत करे, ताकि वह मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जांच कर सके। ठीक है, अगर गिरफ्तारी विधि सम्मत है तो ठीक है, अगर गिरफ्तारी विधि सम्मत नहीं है तो संबंधित मजिस्ट्रेट उसे रिहा करने का क्या करेगा, आदेश देगा। इसका जो तात्पर्य है वो यही है, किस याचिका का, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो इसका एक उदाहरण और मैं समझा देता हूं, एग्जाम्पल। आपको पता है कि 1975 में इंदिरा गांधी, किसका, इंदिरा गांधी का निर्वाचन, इंदिरा गांधी का रायबरेली निर्वाचन, रायबरेली से सांसद थी, रायबरेली निर्वाचन, इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, असंवैधानिक। उन्नीस सौ 75 में, और ये शायद डेट भी थी दोस्तों, 12 जून, कब की बात है, 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का रायबरेली जो निर्वाचन है, जहाँ से वर्तमान में सोनिया गांधी जी निर्वाचित होकर आती हैं, वो निर्वाचन क्षेत्र पहले इंदिरा गांधी का था, तो इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। और उसके पश्चात आपको पता है दोस्तों, 25 जून 1975 अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इंदिरा जी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की क्या कर दी, अधिसूचना जारी होगी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षरों से अधिसूचना जारी की गई आदि अर्धरात्रि को, और 26 जून 1975 को क्या हुआ, देश में आपातकाल लागू हुआ। आपातकाल क्या हुआ, लागू, आंतरिक अशांति के नाम पर, आंतरिक अशांति के नाम पर भारत में आपातकाल लागू हुआ। बड़ी संख्या में जब आपातकाल लागू हो गया तो बड़ी संख्या में लोगों को क्या किया गया, अवैध नजरबंद। जब आपातकाल लगा तो बड़ी संख्या में लोगों को अवैध नज़रबंदी की गई। ठीक है, और भारत के लगभग 9 राज्य के उच्च न्यायालयों ने इस प्रकार की अवैध नज़रबंदी को असंवैधानिक घोषित किया और कहा कि जिन व्यक्तियों को इस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है अवैध नज़रबंदी के तहत, उनको रिहा किया जाए। इस मामले में फिर जो सरकार थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई और एक मामला सामने आया, एडीएम जबलपुर, क्या नाम था, एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला 1975, शशिकांत शुक्ला वाद 1975। ठीक है, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वो निर्णय 4-1 से, निर्णय यानी 5 न्यायाधीशों की पीठ थी ये, एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला मामले में कितने न्यायाधीशों की पीठ थी, 5 न्यायाधीशों की पीठ थी। और इस पीठ ने, कहने का मतलब जो निर्णय दिया वो 4-1 से दिया, यानी 4 न्यायाधीश एक तरफ थे और 1 न्यायाधीश एक तरफ थे। HR खन्ना साहब थे जो इस
बात से क्या थे, असहमत थे। ठीक है, और इसमें जो सीजे थे, चीफ जस्टिस, आपको पता है भारत में कौन थे, अजीत नाथ रे। इसके अलावा पीएन भगवती जो भारत में PIL जनहित याचिका के जनक कहलाते हैं, जनहित याचिका के पिता कहलाते हैं, भारत में गरीबों के मसीहा कहलाते हैं। इन्होंने ही जनहित याचिका PIL में काफ़ी ज़्यादा मामलों की सुनवाई की थी इस कारण से। और YV चंद्रचूड़ इनके पुत्र हैं वर्तमान में, DY चंद्रचूड़, वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं दोस्तों। तो ये कुछ प्रमुख न्यायाधीश थे और अध्यक्ष थे इस संविधान पीठ के अजीत नाथ रे, जिसने ये निर्णय दिया, बहुमत से 4-1 से निर्णय दिया। और निर्णय में क्या कहा कि आपातकाल में अनुच्छेद 32 को भी सस्पेंड किया जा सकता है। आपातकाल में अनुच्छेद 32 को भी क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। और आपातकाल में बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं होती है। इमरजेंसी में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है वो लागू नहीं होती है, क्योंकि अनुच्छेद 32 को भी क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। इस मामले में 4 न्यायाधीश एक तरफ रहे। एक जो न्यायाधीश यहाँ आपको दिख रहे हैं वो इस मामले से, इस फैसले से असहमत थे। क्या थे, असहमत। और ये थे HR खन्ना। आपको पता है फिर असहमति का इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा आगे जाकर, जब वरिष्ठ होते हुए भी ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाएंगे। और इनके ऊपर जो प्राथमिकता दी जाएगी वो हमीदुल्ला बेग साहब को दी जाएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था रही। ये सारी बातें थी बंदी प्रत्यक्षीकरण से। तो ये जो वाद है इसको हेबियस कॉर्पस वाद कहा जाता है। हेबियस कॉर्पस वाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसे भारतीय इतिहास का काला अध्याय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काला अध्याय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है दोस्तों आपकी कौन सी रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में अगला जो पार्ट आता है, नंबर 2 पर जो रिट आती है वो कौन सी है, परमादेश। इसको अंग्रेजी में मैंडेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैंडेमस। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश शब्द आ रहा है इसमें, तो इसी से कुछ बातें यहाँ झलकती हैं दोस्तों। मैंडेमस, इसका अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं। परमादेश कब जारी की जाती है, देखिए शब्दावली को समझिए। जिस संस्था का जो कार्य है, जिस संस्था का जो कार्य है, जिस संस्था का जो कार्य है वह करने से इनकार कर दे, जिस संस्था का जो कार्य है वह करने से वह इनकार कर दे,
या यहाँ पर उसे शब्द लिखें, उसे करने से वह इनकार कर दे तो उसके विरुद्ध जारी की जाती है, उसके विरुद्ध जारी की जाती है। कौन सी रिट जारी की जाती है, शायद बता देंगे। जिस संस्था का जो कार्य है उसे करने से वह अगर इनकार कर दे तो उसके विरुद्ध ये जारी की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी सार्वजनिक अधिकारी हो गया, ठीक है, कोई भी सार्वजनिक निकाय हो गया, सार्वजनिक निकाय, ठीक है, कोई भी निकाय, कंपनी, बोर्ड वगैरह, और इसके अलावा कोई भी न्यायालय या न्यायाधिकरण, ये लीजिए, इसके विरुद्ध जारी की जाती है। यानी कोई भी सार्वजनिक अधिकारी या सार्वजनिक कार्यालय से संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध ये जारी की जाती है। जिस व्यक्ति का जो कार्य है अगर वह करने से इनकार कर दे तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कौन सी परमादेश रिट जारी की जाती है। ये सार्वजनिक निकायों को भी जारी की जा सकती है, किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण को भी जारी की जा सकती है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध नहीं, राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध नहीं, ठीक है। ये बात यहाँ ध्यान रखेंगे किस रिट के बारे में, परमादेश यानी मेंडमस के बारे में। उसके बाद में अगली जो आती है वो थर्ड है प्रतिषेध। प्रतिषेध, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अर्थ आसानी से बता पाएंगे आप लोग? इसका मतलब होता है निषेध, या कह सकते हैं रोकना, निषेध या रोकना, निषेध या रोकना। तो यहां ध्यान रखिएगा, प्रतिषेध किसी संस्था को उसके दायरे से, किसी संस्था को अपने दायरे से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकना, कार्य करने से रोकना। किसी संस्था को अपने दायरे से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकने हेतु कौन सी रिट जारी की जाती है दोस्तों? तो प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, जिसका अर्थ होता है निषेध या रोकना, ठीक है, मना करना, एक ही बात है। यह अधीनस्थ न्यायालय के लेख के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है, यानी कोई भी अधीनस्थ न्यायालय अपने दायरे से बाहर निकलकर अगर कार्य करने जा रहा है तो जो वरिष्ठ न्यायालय है वो जारी करेगा उसके विरुद्ध कि आप अपने दायरे से बाहर निकलकर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो वो होती है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। उसके बाद में नंबर अगला आता है 4 पे, वो कौन सा है? उत्प्रेषण। कौन सा है? उत्प्रेषण। अंग्रेजी में इसको सर्चियोरी कहा जाता है, CERTIORARI। उत्प्रेषण, इसको क्या कहा जाता है? सर्चियोरी। और इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है ऊपर प्रेषित करना,
या कह सकते हैं पूर्णतः सूचित करना, पूर्णतः सूचित करना। चौथी जो रीट होती है दोस्तों वो कौन सी होती है? उत्प्रेषण यानी सर्सियोरी। अर्थ इसका क्या होता है? ऊपर प्रेषित करना या पूर्णतः सूचित करना। इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो मतलब बताएंगे, किसी संस्था द्वारा अपनी निर्धारित अधिकारिता किसी संस्था द्वारा अपनी निर्धारित अधिकारिता का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध जारी की जाती है, उसके विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है दोस्तों। उत्प्रेषण यानी सर्च्योरी, अर्थ होता है ऊपर प्रेषित करना या पूर्णतः सूचित करना। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर किसी संस्था द्वारा अपनी निर्धारित अधिकारिता का उल्लंघन किया जा रहा है, कोई भी संस्था अपनी निर्धारित अधिकारिता का क्या कर रही है? उल्लंघन कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाएगी? उत्प्रेषण यानी सर्च्योरी जो रिट है वो जारी की जाएगी। कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हैं, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है, वो कौन सी है? उत्प्रेषण। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और उसके पश्चात अगली जो आती है वो नंबर 5 पर है, वो कौन सी है? अधिकार पर्चा। कौन सी है? अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा इसको को वारंटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? को वारंटो। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? को वारंटो। और इसका जो अर्थ है वो क्या है? को वारंटो, इसका मतलब मना करना ही मान लीजिए आप। और अधिकार पर्चा जो है इस को वारंटो के अंतर्गत जो जारी की जाती है, जो रिट, इसका मतलब क्या है? किसी अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध, व्यक्ति या कह सकते हैं संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। ये ध्यान रखेंगे। ये इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो ये होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से।
किस अधिकार से। को वारंटो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, किस अधिकार से। तो को वारंटो जो 5वीं रिट है सर्वोच्च न्यायालय की, अधिकार परीक्षा के नाम से जानी जाती है, इसका शाब्दिक अर्थ किस अधिकार से, और ये किसके विरुद्ध जारी की जाती है, अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। कई बार होता है कोई भी जो मान लीजिए जो कांस्टेबल है वो कभी अपनी जो रैंक होती है इससे उच्च रैंक के पदाधिकारी का पद अवैध रूप से धारण करके उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। कई बार हम बहुत बार इन चीज़ों को समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं कि फर्जी आरटीओ बनकर इतने रुपए लूटे, इतना चालान काटा गया वाहनों का। ऐसी जो घटनाएं होती हैं तो उनके विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। किस रिट के माध्यम से, अधिकार परीक्षा की जो रिट है उसके माध्यम से, कि अवैधानिक यानी गलत तरीके से कोई भी सार्वजनिक पद अगर कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के विरुद्ध ये जारी की जाती है, क्योंकि ये उसका वास्तविक रूप से पद है ही नहीं, क्योंकि उसने तो अवैधानिक रूप से इसको ग्रहण किया है। तो यही है इसका शाब्दिक अर्थ कि किस अधिकार से वो उसके कर्तव्यों का, उसके दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। तो ये थी दोस्तों आपकी सर्वोच्च न्यायालय की 5 प्रकार की रिट। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में जो हमारा उच्च न्यायालय होते हैं, राज्यों के उच्च न्यायालय ये जो रिट जारी करते हैं, रिट जारी करना, और इनकी जो शक्ति होती है वो होती है अनुच्छेद 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की तो होती है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो राज्यों के, प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं उनके पास में जो रिट जारी करने की शक्ति होती है वो अनुच्छेद 226 के तहत होती है। दोस्तों यहाँ जो उच्च न्यायालय होते हैं ये 6 प्रकार की, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की क्या करता है, रिट जारी करते हैं। 6 प्रकार की क्या करते हैं, रिट जारी करते हैं। तो 5 तो वही होगी, 5 जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वो की वही है सुप्रीम कोर्ट, 5 रिट वही है जो भारत का सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो एक कौन सी रह गई, एक जो रिट है उसका नाम है इंजंक्शन। इंजंक्शन ये केवल उच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय ही जारी करते हैं, ये ध्यान रखें। इंजंक्शन का जो शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में अंतरिम राहत देना, अंतरिम राहत देना, अंतरिम राहत देना यानी हाथों हाथ जो राहत उपलब्ध कराने हेतु जो भी रिट जारी की जाती है उसका नाम क्या है, इंजंक्शन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की गई थी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और यहाँ अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा 6 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। 5 तो वही हैं जो भारत का सुप्रीम कोर्ट जारी करता है मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु। एक रिट इसमें अलग से है और इसका नाम क्या है, इंजंक्शन। ठीक है, इंजंक्शन का मतलब होता है अंतरिम राहत देना, और ये जो रिट होती है ये वाली इंजंक्शन वो केवल भारत के उच्च न्यायालय ही जारी करते हैं। तो इस मामले में जो एक रिट ये जारी करते हैं इंजंक्शन, इस मामले को लेकर भारत के जो हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय
इस दृष्टिकोण से उच्च न्यायालय इस दृष्टिकोण में सुप्रीम कोर्ट से शक्तिशाली होते हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या होते हैं? शक्तिशाली। आप अपने आप ही पता चल गया होगा शक्तिशाली क्यों होते हैं, क्योंकि वो तो 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट करते हैं 6 रिट इंजंक्शन, और वो भी केवल उच्च न्यायालय ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है, तो अपने आप ही उच्च न्यायालय क्या हो गए दोस्तों? शक्तिशाली। ठीक है, शक्तिशाली होते हैं। और यहाँ एक लाइन और ध्यान रख लेंगे, कौन सी बात? कि जो उच्च न्यायालय होते हैं मौलिक अधिकारों के साथ अन्य जो अधिकार होते हैं, अन्य अधिकार जिसको लीगल राइट्स कहा जाता है, लीगल राइट्स, उनकी रक्षा का प्रावधान भी करता है। रक्षा का क्या करता है? प्रावधान। ठीक है, मौलिक अधिकारों के साथ अन्य अधिकार जैसे लीगल राइट्स वगैरह होते हैं, जायज जो अधिकार होते हैं, उनकी रक्षा का प्रावधान भी कौन करता है? जो उच्च न्यायालय होते हैं वो ही करता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से शक्तिशाली होते हैं क्या? उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। किसी प्रकार की कोई विशेष बात इसमें नहीं थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जितनी भी जो बातें थी उसकी हमने व्याख्या की है, उनका अध्ययन किया है, उनको अच्छे से समझने की कोशिश की है दोस्तों। अब हम भारतीय संविधान के अंतर्गत 32 के पश्चात कुछ अनुच्छेद और रह गए हैं दोस्तों, 33, 34 और 35। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक जो मौलिक अधिकार हैं वो तो जो मुख्य मौलिक अधिकार हैं उसके अंतर्गत आ चुके हैं। शुरुआत में हमने अनुच्छेद 12 और 13 पढ़ा, और अब जब 32 पूरा हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो जो अंत में बचते हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करना जरूरी है, आवश्यक है। अनुच्छेद 33, 34 और 35। ठीक है, तो यहाँ हम कंपैरिजन में पढ़ लेते हैं इनको अनुच्छेद, ताकि आपको समझ में आ जाए। अनुच्छेद 32 तो हमने पढ़ ही लिया है। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहां देखेंगे आप, ये सेना या कह सकते हैं सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों या इनके संचार में मदद करने वाले सदस्यों, यहाँ एक शब्द और लिख लेंगे आप, राज्य, सेना, सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों, इनके संचार में मदद करने वाले सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर, के मौलिक अधिकारों पर, मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, लगा सकता है। राज्य को ये शक्ति दी गई है
कि वह सेना, सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों या इनके संचार में जो भी संस्थाएं वगैरह सहायता करती हैं, जो भी व्यक्ति विशेष सहायता करते हैं, उनके मौलिक अधिकारों पर क्या कर सकती है? प्रतिबंध, युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य का अर्थ यहाँ पर आप संसद से भी लगा सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में जो समान कानून बनाने की व्यवस्था है वो हमारी विधायिका यानी संसद के द्वारा ही निर्धारित होती है। तो इस कार्य के लिए आप कह सकते हैं कि ऐसा करना राज्य ऐसा करना क्यों चाहता है, उसका क्या उद्देश्य है कि वो सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों, इनके संचार में मदद करने वाले जो भी सदस्य हैं, इनके मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। उद्देश्य है कर्तव्यों की उचित पालना, कि अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से क्या करें? पालन करें। कहने का मतलब ये होता है दक्षतापूर्ण कार्य, दक्षतापूर्ण कार्य। और दूसरी बात है उनमें अनुशासन, उनमें अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, ये क्या करना? सुनिश्चित करना। ये उद्देश्य होता है राज्य का, ताकि उनमें कर्तव्यों की उचित पालना यानी दक्षतापूर्ण कार्य और उनमें अनुशासन बनाए रखने की प्रवृत्ति, जिसके माध्यम से वो अपने कार्यों को क्या कर सकें? सफलतापूर्वक कर सकें। ये सुनिश्चित करता है राज्य, तभी उनके मौलिक अधिकारों पर क्या किया जा सकता है? युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, और उद्देश्य ये हैं। इन्हीं कारणों से ऐसा करना राज्य का क्या है? एक अधिकार है दोस्तों। उसके बाद में अगला जो पार्ट आता है हमारा अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34, और ये किससे संबंधित है? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ संविधान में उल्लेखित है, लेकिन दोस्तों ये परिभाषित नहीं है। उल्लेखित तो आपको मिल गया है अनुच्छेद 34 में, ठीक है, लेकिन ये परिभाषित नहीं है। मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ दोस्तों, जब राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा होता है तो भी समाप्त नहीं होता है, जैसे अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होते हैं, तो मार्शल लॉ ऐसी स्थिति में भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर देश की किसी भूभाग में सैन्य अधिनियम यानी मार्शल लॉ जैसी गतिविधियां लागू हैं, तो संसद विधि बनाकर उस भूभाग के जो नागरिक हैं उसके मौलिक अधिकारों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति कानून बनाकर कर सकती है। यह अधिकार है किसको? संसद को। देश के किसी भूभाग में अगर सैन्य अधिनियम, अगर मार्शल लॉ कह सकते हैं, मार्शल लॉ, अगर मार्शल लॉ या कह सकते हैं सैन्य अधिनियम देश के किसी भूभाग में मार्शल लॉ या सैन्य अधिनियम लागू है, तो उस भूभाग के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हुए नुकसान, मौलिक अधिकारों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति
मौलिक अधिकारों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति कौन कर सकेगी? संसद विधि बनाकर कर सकेगी, विधि बनाकर कर सकेगी। ये शब्दावली लिखी हुई है दोस्तों अनुच्छेद 34 में कि अगर भारत के किसी भूभाग में मार्शल लॉ यानी सैन्य अधिनियम जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, लागू है वहां पर, तो उस भूभाग के नागरिकों को अगर किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों को नुकसान होता है तो उस नुकसान की क्षतिपूर्ति संसद क्या करेगी? कानून बनाकर कर सकेगी। ठीक है, यानी क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया गया है मार्शल लॉ अधिनियम, सैन्य अधिनियम के तहत अगर किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो क्षतिपूर्ति कौन करेगी? संसद करेगी। और किसके द्वारा करेगी? कानून बनाकर कर सकेगी। ठीक है, मार्शल लॉ भारतीय संविधान में उल्लेखित है लेकिन ये परिभाषित नहीं है। युद्ध, दंगे, आंतरिक स्थिति जैसी समस्याएं अगर देश के किसी भूभाग में उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पर कौन सी धारा लगा दी जाती है? मार्शल लॉ। ठीक है, तो तब जब मौलिक अधिकारों को नुकसान होता है तब संसद विधि बनाकर उनके मौलिक अधिकारों के नुकसान की क्षतिपूर्ति कर सकती है। और उसके बाद में आ जाता है दोस्तों अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 और इसमें लिखा हुआ है कुछ विशेष मूल अधिकारों को, कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु कानून बनाने की शक्ति, और ये कहा गया है किसके पास होगी? संसद के पास होगी। ठीक है, किसके पास होगी दोस्तों? संसद के पास होगी। यानी कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? संसद को दी गई है। राज्य विधानमंडल के पास में इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। कहने का मतलब अगर किसी मूल अधिकारों से संबंधित कोई विशेष प्रावधान करना है तो अनुच्छेद 35 की शक्ति के माध्यम से ये कानून बनाने का कार्य कौन कर सकेगा? संसद कर सकेगी। और इसके अलावा ये भी कहा गया है अनुच्छेद 35 में भाग 3 के अंतर्गत जिन जिन बातों को अपराध घोषित किया गया, है उसके लिए सजा का प्रावधान, या कह सकते हैं दंड का प्रावधान। ठीक है, और ये भी किसके द्वारा? संसद द्वारा। ये निर्धारित कौन करेगी? संसद ही करेगी कि उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए। ये सजा का प्रावधान भी किसके हवाले किया गया है दोस्तों? संसद के हवाले किया गया है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कुछ विशेष मूल अधिकार ऐसे कौन से हैं जिनको प्रभावी बनाने की जो शक्ति है? अनुच्छेद 16(3) है, अनुच्छेद 32(3) है। ठीक है, अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3). इसके अलावा आपको पता है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34। ये कुछ विशेष मूल अधिकार हैं जिनको प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है कौन? संसद। और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भाग 3 के अंतर्गत जिन जिन बातों को अपराध घोषित किया गया है उसके लिए दंड का जो प्रावधान है वो कौन करेगा? संसद करेगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या है तो आप पुनः एक बार
वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हाँ, ये रहा अनुच्छेद 35, कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है, जो कानून बनाने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, हमने एक बहुत लंबी विस्तृत चर्चा की मौलिक अधिकारों से संबंधित फंडामेंटल राइट्स के बारे में। बहुत समय लिया हमने, और समय इसलिए लिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आपको इनसे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न हो। एक बार देखेंगे वीडियो को तो आपको बारीकी से चीज़ें समझने का अवसर मिलेगा। एक बार समझ में नहीं आई तो पुनः देखने की कोशिश कीजिए, और आप इसको मतलब अपनी जो नोटबुक है उसमें उतारने का प्रयास कीजिए। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो आज की क्लास के लिए हम जो अपने फंडामेंटल राइट्स थे उनके बारे में हमने पूर्ण अध्ययन कर लिया है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो पूरे हो चुके हैं, इसके बारे में हमने जानकारियाँ यहाँ देखी हैं। आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।